हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास रात्रि 8 बजे होती है। कब होती है? रात्रि 8 बजे होती है, जिसमें हम बेहतरीन हिंदी के क्वेश्चन लेकर आते हैं। जिसमें रात्रि 8 बजे हिंदी के बेहतरीन मिक्सअप क्वेश्चन। आज फिर से एक बार मैं 60 हिंदी के प्रश्न लेकर आया हूँ। कितने? 60 बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूँ। आप सभी जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से। हिंदी के बेहतरीन, आप किसी का भी एग्ज़ाम देते हो, आप टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, किसी का भी एग्ज़ाम देते हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके काम आने वाला है। रात्रि 8 बजे बहुत शानदार हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से। चलिए, और मैं आपको बता दूं कि जो लोग नए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। जुड़ जाइए सभी लोग। बहुत बेहतरीन हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज फिर लेकर आए हैं। शानदार 60 प्रश्न हैं, रोज की भांति 60 प्रश्न। रात्रि 8 बजे आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर दूं। अब ठीक है। चलिए बताइए, ओहापो का पर्यायवाची शब्द है। फिर से शुरू हो जाइए। 60 हिंदी के बेहतरीन प्रश्न हैं और आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है कि ओहापो का पर्यायवाची शब्द है। जल्दी से जवाब दीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि पर्यायवाची नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, रात्रि 9 बजे मैं पर्यायवाची करा रहा हूं। 350 से ज़्यादा पर्यायवाची रात्रि 9 बजे एग्ज़ाम में छपने वाले टॉपिक वाइज हिंदी में करा रहा हूँ। रात्रि 9 बजे वहाँ पर्यायवाची पढ़ा रहा हूँ। पढ़ लीजिए। ओहापो किसका पर्यायवाची है? सर, निश्चित का पर्यायवाची है। ओहापो किसका है? निश्चित का पर्यायवाची है। असमंजस बहुत लोग करेंगे, गलत कर देना। असमंजस का नहीं है, निश्चित का है। निश्चित। चलिए बढ़ जाइए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? बहुत बेहतरीन। टॉपिक वाइज हिंदी करनी है, क्रम से हिंदी पढ़नी है तो रात्रि 9 बजे आ जाइए। मिक्सअप हिंदी के प्रश्न करने हैं, आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो तो रात्रि 8 बजे हिंदी में पूरे नंबर चाहते हैं तो हमारी 2 क्लास ले लीजिए। रात्रि 9 बजे, रात्रि 8 बजे। किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? बताइए कौन सा शब्द है जिसमें अति उपसर्ग लगा है? ध्यान से बताइए। सर, उपसर्ग जो है ना, वो शब्द है अति उत्तम। अत्युत्तम में अति उपसर्ग है। ये जो आधा ता है, जब इसे बाहर करेंगे तो इसे अति प्लस उत्तम ऐसे लिखेंगे। अति प्लस उत्तम को मिलाएंगे तो अत्युत्तम बनेगा। अर्थात ऑप्शन ए में अति उपसर्ग है। ऑप्शन ए में। चलिए अगले प्रश्न पर। बहुत शानदार प्रश्न है। 60 हिंदी के बेहतरीन प्रश्न हैं, पेपर में छपने वाले प्रश्न। चलिए बताइए, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। रेखा कहाँ है? सर, इस सापे रेखा है तो इसमें कौन सा कारक है? क्या आपको पता है इस से में कौन सा कारक है? सर, इस से का मतलब है अलग होना। गंगा हिमालय से अलग होती है और जब कोई वस्तु किसी से अलग हो तो वहाँ कौन सा कारक होता है? वहाँ अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक होता है। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, नृप नीचे दिए गए विकल्पों में किस शब्द का समानार्थी शब्द है? बताइए। निरप किसका पर्यायवाची है? मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आपको टॉपिक वाइज हिंदी पढ़नी है तो रात्रि 9 बजे आइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न करवा रहे हैं। निरप का पर्यायवाची क्या है? भूप और महीप।
नृप को भूप कहते हैं, महीप कहते हैं। राजा भूप, महीप, राजा नृप, नरेश ये राजा के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सही होगा सी। ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ जाइए, निर्देश पढ़िए 5 से 7। नीचे दिए गए अर्थ व्यंजक के 4 विकल्प हैं, उपयुक्त अर्थ व्यंजक बताइए। अच्छा, इसका मतलब बताना है, अर्थ व्यंजक का मतलब इसका अर्थ बताना है। गयंद का अर्थ क्या होता है? गयंद मीन्स क्या होता है? बताइए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। गयंद मीन्स क्या होता है? क्या आपको पता है गयंद मीन्स क्या होता है? बताइए, गयंद मीन्स क्या होता है? सर गयंद मीन्स होता है बड़ा हाथी। क्या होता है? बड़ा हाथी होता है। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। एक और बेहतरीन प्रश्न है, हर प्रश्न एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होते हैं। रात्रि 8 बजे और 9 बजे हिंदी की 2 क्लास ले लीजिए, हिंदी के लिए कहीं भटकना नहीं है। मूड चेता, चलिए मूड चेता, एक बार हिंदी आप अच्छी कर लीजिए। मूड चेता का अर्थ क्या है? बताइए। मूड चेता, मूड चेता का अर्थ क्या है? सर मूड चेता का अर्थ होता है मूर्ख। मूड चेता का अर्थ मूर्ख होता है। और चलिए बढ़ जाइए, बहुत शानदार प्रश्न है। 8 बजे आपको हमारी क्लास में यदि 1-2 प्रश्न नए डेली मिलते हैं, मैं नहीं कहता कि सभी प्रश्न यूनिक हैं, लेकिन अगर 1-2 प्रश्न डेली नए मिलते हैं तो सोचिए 1 महीने में 30-40 कॉन्सेप्ट आप 8 बजे सीख रहे होगे। बहुत बेहतरीन। प्रायोगिक, प्रायोगिक का अर्थ क्या है? पता है तो बताओ, प्रायोगिक का अर्थ क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार तरीके से क्लास चल रही है। मिक्सअप किसी का भी एग्ज़ाम देना है और यदि उसमें हिंदी आती है तो हमारी 2 क्लासें लीजिए, रात्रि 8 बजे और रात्रि 9 बजे। रात्रि 8 बजे मिक्सअप में आ जाइए और रात्रि 9 बजे मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। जुड़ जाइए, वहीं टॉपिक वाइज सीरीज में जुड़ जाइए। चलिए, प्रायोगिक का मतलब क्या है? बताइए। जिसका प्रयोग पहले किया जा चुका है। ऑप्शन सही होगा बी, जिसका प्रयोग पहले किया जा चुका है वह प्रायोगिक है। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। और 8 से 9 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं। मैं टॉपिक वाइज में विलोम शब्द करवा चुका हूँ, 300 विलोम शब्द करवा चुका हूँ। जुड़ जाइए। कृतज्ञ का विलोम क्या है? उस क्लास से बाहर विलोम शब्द नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर विलोम शब्द 90% उसी क्लास से। कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ का विलोम कृतध्वन होता है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतध्वन होता है। और चलिए आगे बताइए, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है? संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है? तभी मैं कहता हूँ आप रात्रि 9 बजे वाली भी सबको क्लास करनी चाहिए। रात्रि 9 बजे बहुत बेहतरीन टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है? उत्कीर्ण नहीं होता, संकीर्ण का विलोम शब्द विकीर्ण होता है। क्या होता है? संकीर्ण का विलोम शब्द विकीर्ण होता है। और चलिए हमारा 10वां प्रश्न है कि 3 रुबाइयों के रचनाकार कौन है? 3 रुबाइयाँ के रचनाकार कौन हैं? बहुत बेहतरीन। सर कवि तथा रचनाओं से प्रश्न 1-2 जरूर आते हैं और डेली हमारी प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार का प्रश्न शामिल होता है। 3 रुबाइयों के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 10 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। प्रश्नों की संख्या 60 है। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 60 है। चलिए हमारा अगला प्रश्न बताइए। अर्थ के अनुसार, थोड़ा सा प्रश्न आपके लिए कठिन हो सकता है। अर्थ के अनुसार खाली स्थान के कुल फिर खाली स्थान भेद हैं, तो कौन सा वाला यहाँ विकल्प आएगा? क्या आपको पता है? तो सर अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय यहाँ भरा जाएगा, संबंध बोधक अव्यय, और यहाँ भरा जाएगा 8
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस वाक्य में, वाक्य को पूरा कैसे होगा, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कुल 8 भेद हैं। अब आप सोच रहे होगे संबंध बोधक के 8 हैं, हाँ, वैसे अव्यय के 4 होते हैं, अव्यय के 4 भेद हैं, उनमें से एक है संबंध बोधक अव्यय, लेकिन संबंध बोधक अव्यय के भी 8 भेद होते हैं। ये डेप्थ से क्वेश्चन है, बहुत गहराई से क्वेश्चन है ना। ये आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन यहाँ क्यों रखा है पता नहीं, बहुत गहराई का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, बहुत कम ही आते हैं। चलिए ऐसे प्रश्न नहीं आते, ये पीएचडी वगैरह में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। उतनी गहराई का प्रश्न यहाँ है, अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कौन सी रचना के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, क्या आपको पता है? सर उन्हें मिला है कितनी नावों में कितनी बार। उन्होंने एक रचना लिखी थी, कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बताइए, हमारा रस से टॉपिक है, मैं सब रात्रि 9 बजे लगभग सब टॉपिक धीरे धीरे करवाता रहूँगा, धीरे धीरे सब। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? हिंदी पूरी कंप्लीट हिंदी, पूर्ण हिंदी, बिल्कुल कहीं से भी प्रश्न आए, मैं रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी करवा रहा हूँ, है ना। कंप्लीट करवाई जाएगी पूर्ण हिंदी, पूरी कंप्लीट हिंदी। चलिए बढ़ जाइए, बताइए शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सर निर्वेद होता है। अच्छा, तो रस के कितने भेद हैं? रस के 9 भेद होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस के 8 भेद हैं। कौन सा भेद उन्होंने नहीं माना रस का? शांत रस को रस का भेद भरत मुनि नहीं मानते हैं, शांत रस को लक्ष्य मानते हैं। कहते हैं अन्य रसों की उत्पत्ति हुई है शांत रस से। ठीक है, किससे? शांत रस से। तो भरत मुनि के अनुसार रसों के भेद 8 हैं, और सामान्यता रसों के भेद कितने हैं? 9 हैं। और उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद बताइए। बहुत प्रश्न आता है। व्यंजन संधि है सर इसमें, उच्छ्वास में व्यंजन संधि है, और इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस श्वास। इसका संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस श्वास। अच्छा बताइए, संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? सर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उच्छ्वास में व्यंजन संधि है उत प्लस श्वास। अच्छा, संधि का विलोम बताएंगे? संधि का विलोम शब्द क्या होता है? तो संधि का विलोम विच्छेद मत करना, संधि का विलोम विग्रह होता है, लिख लेना। संधि का विलोम विग्रह होता है। और एक पूछा जाता है समास का विलोम, समास का व्यास होता है। संधि का विलोम विग्रह, समास का विलोम व्यास होता है। और चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। योगदान में कौन सा समास है? बताइए। बहुत बेहतरीन 60 प्रश्न हिंदी के। योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? चलिए बताइए। सर योगदान में योग के लिए दान, यदि मैं इसका समास विग्रह करूं तो होगा योग के लिए दान। और इसमें विभक्तियां आई हैं, के लिए, और विभक्तियों वाला समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। जिसमें विभक्तियां आए वह तत्पुरुष समास होता है। कौन होता है? तत्पुरुष समास। अच्छा, एक पद विशेषण एक विशेष हो, कर्मधार समास, जिसका प्रथम पद ना द्वितीय पद प्रदान हो, कोई तृतीय पद प्रदान हो। बहुब्रीहि समास, जिसका प्रथम पद प्रदान हो और वही अव्यय हो, अव्ययी भाव समास। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर है ए, योगदान में तत्पुरुष समास है। चलिए बताइए। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए आप, मैं थोड़ा सा अपनी पीडीएफ, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए।
PDF जो हमारी है, ये PDF वापस हुई है। 1 मिनट, यहाँ प्रैक्टिस सेट पड़ा है, देखिए, रुक जाइए। अपना कौन सा प्रैक्टिस सेट था? 11वां प्रैक्टिस सेट था। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए वापस आते हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट थोड़ा पीछे हो गई थी PDF। चलिए बढ़ जाइए। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? योगदान में कौन सा समास है? ये है। योगदान में कौन सा समास है? सर तत्पुरुष समास है। यहाँ थे हम लोग। कहाँ थे? यहाँ थे। चलिए 16वां प्रश्न बताइए। 16वां प्रश्न बताइए कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या आपको पता है? सर बहिर्मुखी शब्द में बहिर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? बहिर उपसर्ग है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए और बताइए। बहुत बेहतरीन है। मर्यादा, ध्यान से सुनिए। बहिर में बहिर उपसर्ग है, ये वाला बहिर मत करना। जो हलंत रा पे लगा है, ये वाला बहिर करना। चलिए बताइए, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? बताइए। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? बताइए। चलिए बताइए, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? सर ये द्विवेदी युग की है। किसकी है? ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। मर्यादा किस युग की पत्रिका है? द्विवेदी युग की पत्रिका है। और आगे चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध वाक्य है? बताइए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो देखिए, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, ये गलत है। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये शुद्ध हो सकता है। यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, यह काम आसानी के साथ कर सकता हूँ, तो ये भी गलत। ये भी ऑप्शन सही होगा बी, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। 19 से 20 क्रम से लगाने हैं वाक्य, क्रम से लगाने हैं वाक्य। चलिए कैसे करना है? कैसे करना है? सर पहला और आखिरी ये निश्चित है, इसको आखिरी में आना है, इसको पहले आना है, ये कन्फर्म है। बाकी इन 4 को सही क्रम में लगाइए। चलिए लगाते हैं। कुल मिलाकर आत्मरक्षा, फिर आएगा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की, फिर यह आएगा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है, फिर रा आएगा कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में, फिर ला आएगा निपुण किया जाता है। तो वाह या रा ला सर कहाँ से है? ऑप्शन सी सही होगा। ये क्रम लगाने को आता है, आप सीख लीजिए। क्रम लगाने को आता है, आप सीख लीजिए। और 20वां प्रश्न, सर 20वां भी क्रम लगाने के लिए है। 20वां भी, चलिए मैं बता देता हूं। चलिए पहला और आखिरी, ये सर ये आखिर में आएगा, ये सबसे पहले आएगा, ये निश्चित है। अब इनको क्रम में लगाना है, तो लगाइए। तब चेचक के समांतर एक और बीमारी थी, गौशीतला या भरा जाएगा। गौशीतला प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता था, फिर ओआ भरा जाएगा। या के बाद ओआ कहीं आया है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, कर लीजिए। थनों में होता है, फिर आएगा ला, कहाँ गया? ये आम धारणा थी कि बीमारी गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार होता है, फिर ला आएगा, फिर रा आएगा, ला आएगा, फिर रा आएगा, इसका शिकार होता है।
और उसके हाथों में छोटे छोटे घाव व फुंसियाँ आ जाती हैं। ऑप्शन बी। सर ये भरने सीख लीजिए, ये भरने सीख लीजिए, एग्जाम में प्रश्न आता है। और हमारा अगला शानदार प्रश्न है कि बीर आला किस जाति का छंद है? ये मात्रिक छंद है, ये मुक्तक छंद है, ये वार्डिक छंद है? जल्दी से बताइए। सर बीर आला कैसा छंद है? ये मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? ये मात्रिक छंद है। और चलिए आगे, और आगे बताइए, बताइए आगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल का भेद बताइए। रात्रि 9 बजे संपूर्ण हिंदी पढ़ी है तो बताना। रात्रि 9 बजे संपूर्ण हिंदी। मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, काल पढ़ाया है, ये भूतकाल का, ये आसन्न भूतकाल है। अच्छा, काल के कितने भेद? 3 होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। चलिए बताइए। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न हम लेकर आए हैं आज फिर से 60 प्रश्न हमारी क्लास से। 60 प्रश्न सर, बहुत शानदार। सर सुमित सो रहा है, सर ये सोना, ये उड़ना, ये हंसना, ये रोना, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। और सुमित सो रहा है, ये कौन सी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है। जिसके साथ कर्म ना आए वह अकर्मक है, जिसके साथ कर्म आए वह सकर्मक है। चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए भाषा की छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। क्या होती है? वर्ड होती है। और पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो शब्द होती है। सार्थक सबसे छोटी इकाई शब्द है और सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। और आगे चलते हैं। बताइए, पता है तो बताइए कि स्वर संधि के कितने भेद? स्वर के नहीं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सर 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। अच्छा, संधि के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से? पहले स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद, और उसमें से एक स्वर संधि है, इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि के भी 5 भेद। दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। और चलिए रस से प्रश्न है। काव्य की कुछ लाइनें दी गई हैं, उनमें रस बताना है कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित उरद नहीं चितवत, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुमलाने, ज्यों नलिन हिमकर की मारी। कौन सा रस है? सर इसमें कब का वर्णन है? जब कृष्ण चले जाते हैं, जब कृष्ण मथुरा के लिए चले जाते हैं, तो उनके वियोग में ये लाइनें हैं। तो वियोग या विप्रलंब श्रृंगार है। वियोग या उसी को विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार है तो ये रस है, श्रृंगार रस का भेद होता है। वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। चलिए चलिए बढ़ जाइए। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या है? क्या आपको पता है? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या है? क्या आपको पता है? गीदड़ का स्त्रीलिंग बताइए। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? सर गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़े नहीं होता, गीदड़ी होता है। जब गीदड़ में ई प्रत्यय लगा दो तो उसका स्त्रीलिंग बन जाता है गीदड़ी। क्या होता है? गीदड़ी होता है। चलिए बहुत बढ़िया,
बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में है? बताइए, कौन सा शब्द बहुवचन में है? बताइए, कौन सा शब्द बहुवचन में है? सर, प्राण होते हैं। प्राण हमेशा बहुवचन में होता है। किसी शब्द को बहुवचन एकवचन पहचानना है तो उसके बाद क्रिया लगाओ। माता होती है कि माता होते हैं? माता होती है। अगर उसके बाद क्रिया एक वचन की है तो वह शब्द भी एक वचन का होगा। तो माता होती है अर्थात क्रिया एक वचन की, ये शब्द भी एक वचन का। लड़का होता है, लड़का होते हैं नहीं, लड़का होता है। किताब होती है, लेकिन प्राण होता है नहीं, प्राण होते हैं। सर, यहाँ क्रिया बहुवचन है अर्थात ये शब्द भी बहुवचन में होगा। चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। बहुत शानदार प्रश्न है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं वह क्या कहलाते हैं? बताइए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं? वो विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। अच्छा, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाएंगे? विशेष कहलाएंगे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या आपको पता है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सर, जो यह है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह है निश्चयवाचक। वैसे पुरुषवाचक होता है। जब पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो वह निश्चयवाचक होता है। जैसे यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। अब ये क्या है? ये सर यहाँ पर इसके बाद संज्ञा आ गई इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। इसके पीछे संज्ञा आ जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए चलिए और बताइए, बताइए बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ज्योत्सना कैसा लिखा जाएगा? सर, ज्योत्सना कैसा लिखा जाएगा? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? सर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो ज्योत्सना लिखा है सर आधा ता और आधा सा बनेगा। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। चलिए बताइए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कंठ है। कहाँ से होता है? ये का वर्ग का अक्षर है और का वर्ग के सभी जो वर्ड हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से? कंठ से। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बताइए, का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम, सॉरी का नहीं, काम का नाम बताने वाले को क्या कहते हैं? जो काम का नाम बताए, जो करने या होने का बोध कराए, या मैं कहूँ जो काम का बोध कराए या जो करने या होने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। काम का नाम बताने वाले को या करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। एक मिनट रुक जाइए, ये हैं प्रश्न। 33 प्रश्न हुए हैं, 33 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। हमारा 34वां प्रश्न है। सर, वर्णमाला पढ़ी है तो बताइए। का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? देखिए, अगर किसी शब्द के नीचे ये नुक्ता लगा है, ऐसा, इसे नुक्ता कहते हैं, ऐसा, तो वो उर्दू का शब्द होता है। उर्दू के 4 शब्द हैं। उर्दू और फारसी से 4 शब्द लिए गए, का, खा, गा, जा, फा, 5।
उर्दू या फारसी से 5 शब्द लिए गए, का खा जा फा, का खा गा जा फा, 5 शब्द। अब आप कहोगे सर तो ये सभी उर्दू से नहीं, अगर इन शब्द के नीचे नुक्ता लगा हो तो ये 5 शब्द हैं, 5 शब्द उर्दू से, नुक्ता नहीं लगा तो वो हिंदी के माने जाएंगे। का खा जा फा ये उर्दू के कब माने जाते हैं, इनके नीचे नुक्ता लगा हो, अगर नुक्ता नहीं लगा तो हिंदी के माने जाएंगे। देखो ना तो इसके नीचे नुक्ता है, ना इसके ना इसके, तो सिर्फ अभी नुक्ता किसके नीचे है, ये देखो यहाँ, तो ये खा के नीचे है, अर्थात आप कह सकते हो कि उर्दू वाला अभी जो वर्ड है वो खा है। इस प्रश्न के अनुसार उर्दू से लिया गया वर्ड कौन सा है, खा है। चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। हमारा बेहतरीन प्रश्न है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि हमारी हिंदी की क्लास बहुत लोगों को ज़रूरत होती है, बहुत लोगों को ज़रूरत रहती है हिंदी के क्लास की। आप अपने मित्र को, अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं हिंदी में, है ना। कुछ अच्छे कर्म कर भी करने ज़रूरी होते हैं, अपने कर्तव्य कुछ हमारे दायित्व होते हैं, उनको बहुत ज़रूरी है करना। तो आपका कोई मित्र है, आपका कोई साथी है और हिंदी की तैयारी कर रहा है, यदि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, हिंदी पढ़ना चाहता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक उसको भेजिए, हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो उसको भेजिए और बताइए कि यहाँ हिंदी कंप्लीट पढ़ाई जाती है। आप आइए, आपकी भी मदद होगी। तो बताइए, बताइए, आज जिनके अंत में आए उन्हें अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अकारांत। और यदि बड़ा आ अंत में आए तो उन्हें आकारांत कहते हैं, आकारांत। और छोटा आए तो अकारांत। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी क्लास को आप रोज़ इतना किया करिए कि अपने मित्र को, अपने किसी साथी को ढूंढकर क्लास शेयर किया करिए, है ना। ये नेक काम ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, कर लिया करिए, उसकी मदद हो जाएगी, आपके मित्र की मदद हो जाएगी, किसी की, आपके पड़ोसी की मदद हो जाएगी। बता दीजिए उसको कि आप हिंदी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं और 2 क्लासें सजेस्ट कर दीजिए, रात्रि 8 और रात्रि 9 बजे। 1.5-2 महीने वो पढ़ ले, फिर आगे पढ़ता है तो और अच्छी बात है, लेकिन यदि वो हमारे क्लास से जुड़कर 2 महीने पढ़ लेता है, हिंदी इस लायक उसकी हो जाएगी, हिंदी इस लायक आने लगेगी कि उस पूरे में पूरे नंबर लायक। ठीक है, तो शेयर ज़रूर किया करिए, ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको क्लास ज़रूर भेजा करिए। चलिए बढ़ जाइए, गद्यांश है, 4 प्रश्न हैं, मैं पढ़ता हूँ। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, छोटा सा गद्यांश है, छोटा सा गद्यांश है, देखिए मैं पढ़ देता हूँ। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, आरंभ से ही यह गतिमान रही है, आरंभ से गतिमान रही है। इसी कारण इसने अरबी फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही, अब अंग्रेजी के शब्द भी ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं, गुण समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इसी ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। हरास नहीं, हरास मीन्स होती है क्षति, हरास नहीं, ज्यों ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों त्यों इसमें नए शब्द का आगमन होता जाएगा। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना है कि सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही। चलिए, गद्यांश से संबंधित 4 प्रश्न हैं। सजीव भाषा का क्या अर्थ है, बताइए। सजीव भाषा का क्या अर्थ है, तो बताइए। सजीव भाषा का अर्थ है गतिमान भाषा, गतिमान। गद्यांश से संबंधित 4 प्रश्न हैं, गद्यांश से संबंधित 4 प्रश्न हैं। बताइए, शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे हैं, ये दोष नहीं है तो कैसे हैं, बताइए। शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, क्योंकि शब्द भंडारण भाषा की समृद्धि का परिचायक है ना। अगर दूसरे भाषाओं के शब्द आएंगे तो हमारी भाषा बढ़ेगी, उसकी वृद्धि होगी, इसलिए दोष नहीं है, इसका गुण है ये, है ना। दूसरी भाषाओं के शब्द हिंदी में आते हैं तो दोष नहीं है, गुण है, क्योंकि शब्द भंडारण भाषा की समृद्धि का परिचायक हैं।
और 38वां हमारा प्रश्न है जो गद्यांश से ही संबंधित है कि हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे। यदि हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का समावेश है तो कौन से शब्द कहे जाएंगे? विदेशी शब्द। और सर हिंदी में अंग्रेजी शब्द ही नहीं, यदि हिंदी में जापानी शब्द आते हैं, हिंदी में अमेरिकन शब्द आते हैं, फ्रांस शब्द आते हैं, अरबी के आते हैं, उर्दू के शब्द आते हैं, फारसी के आते हैं, हिंदी में किसी भी विदेशी भाषा के शब्द यदि आएंगे तो है विदेशी शब्द कहलाएंगे। और चलिए ये भी प्रश्न गद्यांश से है। ह्रास का अर्थ क्या है? ह्रास मीन्स होती है हानि, नुकसान, क्षति। ह्रास का अर्थ क्या है? ये हास नहीं लिखा, ह्रास लिखा है सर, क्षति। ह्रास का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्षति होता है। और गद्यांश से संबंधित आखिरी प्रश्न है कि ज्यों-ज्यों हिंदी का प्रचार बढ़ेगा, ज्यों-ज्यों हिंदी का प्रचार बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? नए शब्दों का आगमन होगा। हिंदी में नए शब्दों का आगमन होगा। ज्यों-ज्यों प्रचार बढ़ेगा हिंदी में नए शब्द आएंगे। चलिए गद्यांश से संबंधित प्रश्न समाप्त हुए। 20 प्रश्न और बचे हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या 60 है। कितने प्रश्न बचे हैं? 20। क्लास को हमने कहा है शेयर करिए, पहुंचाइए अपने मित्र दोस्त तक, है ना। रोज इस बात का दृढ़ संकल्प करिए कि 1-2 लोगों तक क्लास को पहुंचाना ही पहुंचाना है। 1-2 लोगों तक हमारी हिंदी की क्लास को पहुंचाइए, लोगों की मदद करिए, है ना। ऐसे भी मदद की जा सकती है क्लास को पहुंचा के, है ना। किसी भी हर तरीके से मदद होती है, तन मन धन से। तो सर आप शिक्षा के क्षेत्र में किसी की मदद कर सकते हैं, अच्छी उसे सलाह देकर कि भाई यहाँ से आप हिंदी पढ़ लीजिए। चलिए इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? बिहारी हिंदी से कौन नहीं आती? सर अवधी नहीं आती, भोजपुरी, मगही और मैथिली आती है। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। ट्रिक बताई थी, पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं बोलियां आती हैं, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। और चलिए विलोम शब्द, बहुत शानदार विलोम शब्द है, बहुत बेहतरीन विलोम शब्द है। चलिए दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? अगर रात्रि 9 बजे नहीं आते हो तो आइए, मैं वहां टॉपिक वाइज विलोम शब्द 300 विलोम शब्द पढ़ा चुका हूं। दक्षिण का विलोम क्या है? दक्षिण का पश्चिम नहीं करना, दायां बायां मत करना, दक्षिण का होता है वाम। दक्षिण का विलोम वाम होता है। क्या होता है? वाम होता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप लगे रहिए, इसी तरह हमारी क्लास से जुड़े रहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हिंदी के पेपर, जब आप हिंदी का पोर्शन किसी एग्जाम में करोगे तो हिंदी वाले हिस्से में आपके पूरे नंबर आएंगे। शुद्ध वर्तनी सर बर्तन, ऑप्शन सी में जो लिखा है वही होगा ठीक, ऑप्शन सी में जो लिखा है। और चलिए बताइए, बताइए ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है? बताइए ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? बताइए। बहुत बेहतरीन, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय में सर, ज्ञानोदय में स्वर संधि है। ज्ञान प्लस उदय, इसमें स्वर संधि है। और कौन सी स्वर? गुण स्वर संधि है। ज्ञानोदय में गुण स्वर संधि है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं संधि का टॉपिक भी करवाऊंगा, हर टॉपिक रात्रि 9 बजे। धैर्य रखिए। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? क्वेश्चन समझिए। यदि कौन सा उपसर्ग है जो आचार शब्द के पहले लगा दो, उपसर्ग पहले लगता ही है, तो उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हम लगा दें आचार से पहले? सर दुराचार लगा दें, दुर उपसर्ग लगा दें तो दुराचार, निर लगा दें तो निराचार हो जाएगा, निर लगा दें तो निराचार,
अति लगा दें तो अत्याचार और अन लगा दें तो अनाचार। कौन सा लगा दें जिसका अर्थ जुल्म हो? सर अति उपसर्ग। कौन सा? अति उपसर्ग आचार से पहले लगा दें तो अति लगने से ये बनेगा अत्याचार, और अत्याचार का मतलब है जुल्म। ऑप्शन बी सही होगा, अति उपसर्ग। ऑप्शन बी सही होगा, अति उपसर्ग। हमारे 45 प्रश्न कंप्लीट हुए। 15 प्रश्न और हैं, बस 4-5 मिनट की बात और है। बताइए अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? अव्ययी भाव, अच्छा अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही समास विग्रह। अच्छा पूछ रहा है यथाशक्ति एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो इसका सही समास विग्रह बताइए। यथाशक्ति का सही समास विग्रह क्या है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। यथाशक्ति का मतलब है शक्ति के अनुसार। कौन सा? ये सही है, सबसे शुद्ध समास विग्रह है, शक्ति के अनुसार। और चलिए हमारा 47वां प्रश्न है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है? कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो हमने आपको बताया जब दो रूढ़ शब्द मिलकर, जब दो रूढ़ शब्द मिलते हैं कोई तीसरा अर्थ दें तो है योग रूढ़ शब्द कहलाता है। सभी पर्यायवाची शब्द योग रूढ़ होते हैं। जलज, सर जलज में जलज एक योग रूढ़ शब्द है। जलज कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और बताइए भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? एक वचन बहुवचन से प्रश्न है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताइए। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? सर भारतीय का बहुवचन कौन सा है? बताइए। भारतीय का बहुवचन, अब सर भारतीयों होता है तो ऑप्शन ए वाला सही है कि बी वाला, सी वाला? ऑप्शन ए वाला सही है कि ऑप्शन सी वाला? बताइए भारतीय का बहुवचन क्या है, कौन सा है? जल्दी बताइए, हो गई ना कंफ्यूज। भारत का बहुवचन भारतीयों होता है। अब ए वाला सही है कि बी वाला? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए भारतीयों होता है। भारतीयों, ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन ए, सी मत करना। ऑप्शन ए भारत, ये भारतीय का भारतीयों होता है। ऑप्शन ए वाला ठीक है। और चलिए आगे, आगे बताइए निम्न में से क्रियाओं में से कौन सी क्रिया और अनुकरणात्मक नहीं है? अनुकरणात्मक कौन सी क्रिया नहीं है? सर अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें वही शब्द डबल डबल बार आए। यदि शब्द एक ही क्रिया में डबल बार शब्द दोहराए जाएं तो वह अनुकरणात्मक है। जैसे मिमियाना, सर ये डबल बार देखो वर्ड आए हैं। हिननाना ये डबल बार रिपीट हुए हैं। फड़फड़ाना ये डबल बार रिपीट, लेकिन झुठलाना में वर्ड डबल रिपीट नहीं हुए, इसलिए यह अनुकरणात्मक नहीं है, अनुकरणात्मक नहीं है। चलिए हमारा 50वां प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? अच्छा क्रिया कौन सी सही नहीं है? गलत क्रिया लिखी है। कहाँ पे लिखी? सर राम आता है, बिल्कुल सही लिखी है क्रिया। घोड़ा दौड़ता है, बिल्कुल सही लिखी। लड़की जाती है, ये भी सही लिखा है। हाथी सोती है, हाथी सोती नहीं है, हाथी सोता है। हाथी पुल्लिंग है, हाथी सोता है, यही सही नहीं है और यही वाला आंसर होगा विकल्प सी। और चलिए हमारा 51वां प्रश्न है, बस 2-3 मिनट की बात है। नीचे लिखे खाली स्थान में भाववाचक संज्ञा भरनी है। भरिए उसका सारा सौंदर्य उसकी में है, तो क्या भरना है? उसका सारा सौंदर्य, भाववाचक संज्ञा भरना है तो उसकी आंखों में नहीं भर सकते क्योंकि आंखें भाववाचक नहीं है। उसने कह दिया है
इस खाली स्थान में भाववाचक संज्ञा आनी चाहिए। आंखें भाववाचक नहीं है, बालों भी नहीं भर सकते, मुखमंडल भी नहीं भर सकते। एक ही विकल्प है जिसमें भाववाचक है, हंसी। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। यहाँ हंसी भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? हंसी, क्योंकि हंसी एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए बढ़िए। सारंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। 2-3 मिनट की बात और है, 2-3 मिनट की बात और है, 2-3 मिनट की बात है। सारंग का पर्यायवाची क्या है? सर मोर को सारंग कहते हैं। किसको? मोर को सारंग कहते हैं। और बताइए, जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो के लिए एक शब्द क्या है? जो बहुत बातें करता हो, तो सर जो बहुत बातें करता हो, देखो जब पूछा जाए बहुत बोलता हो तो होता है वाचाल, और जो बहुत बातें करता हो बहुभाषी, और जो बहुत ज्ञान रखता हो बहुग। बहुत बातें करता हो वचनीय मत करना, बहुभाषी होता है। क्या होता है? बहुभाषी होता है। और चलिए आगे, आगे चलिए कि पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द कौन सा है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि पलकों को गिराए बगैर, तो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है सर। निर्निमेष, पलकों को गिराए बगैर निर्निमेष कहलाता है। निर्निमेष। और कानन पर्यायवाची किसका है? क्या पता है आपको? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कानन पर्यायवाची किसका है? सर कानन, कानन कहें, अरण्य कहें, विपिन कहें, या फिर वन कहें, या जंगल कहें, ये वन या जंगल का पर्यायवाची है कानन। कानन वन का पर्यायवाची है। और बताइए, बहुत बेहतरीन एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सरल वाक्य चयन कीजिए। बताइए, प्रश्नों की संख्या 60। बेहतरीन, बस 1-2 मिनट की बात और है। सरल वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य कौन सा है? सर सरल वाक्य कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिए। राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये सरल वाक्य है। राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये सरल वाक्य है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? बताइए। 57 प्रश्न नंबर का जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सर अल्प विराम भी एक विराम चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह भी एक विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम भी एक विराम चिन्ह है, लेकिन अवतरण एक विराम चिन्ह नहीं होता। अवतरण एक विराम चिन्ह नहीं है। ऑप्शन डी। अच्छा, विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। कितनी? 20। चलिए चलिए और बताइए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सर जब 2 या 2 से अधिक शब्द एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार रिपीट हो, है ना, और उनका एक जैसा मतलब हो, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार हो, उनका अर्थ समान हो तो लाटा अनुप्रास, और एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए अर्थ अलग हो तो यमक अलंकार। तो इसमें सर कौन सा अलंकार है? लाटा अनुप्रास है। कौन सा? लाटा अनुप्रास। बस 2 प्रश्न और बचे हैं। निर्देश पढ़िए कि दिए गए प्रश्न में त्रुटिपूर्ण भाग बताइए। 59 और 60 बताइए। बताइए इन वाक्यों में कहाँ गलती है कि भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, कोई त्रुटि नहीं। कहाँ गलती है इस वाक्य में? अगर गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प पर टिक करिए। बताइए 59वां प्रश्न। तो सर इसमें गलती है, भिखारी की दशा से नहीं, यहाँ पर होना चाहिए। भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई। ऑप्शन बी में गलती है, ऑप्शन बी में गलती है।
ऑप्शन बी में। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, बताइए बताइए संस्मरण लेखक अपने इस संस्मरण में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है, कहाँ गलती है? संस्मरण लेखक अपने संस्मरण में विस्मरणीय क्षणों का, बी में गलती है सर। बी वाले में विस्मरणीय क्षणों का, विस्मरणीय क्षण नहीं होते, संस्मरणीय क्षण होंगे, याद करने वाले पल, विस्मरणीय नहीं, संस्मरणीय यहाँ भी आना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा, इसमें गलती है ऑप्शन बी में। चलिए हमारे 60 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बताइए सेशन कैसा लगा, बताइए। और मैं आपको एक बात ज़रूर कहता हूँ, आप मेरी बात ज़रूर मानिए, हमारी क्लास को 1-2 लोगों तक शेयर ज़रूर किया करिए, ये आपका काम है, इतना ज़रूर किया करिए। हिंदी की 8 बजे वाली और 9 बजे वाली क्लास अपने मित्र के साथ, कोई मित्र के साथ रोज़ कोई ऐसा मित्र ढूंढिए जिसको आपको ये क्लास पहुंचानी है, और उसे बताइए कि यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप हिंदी यहाँ से पढ़ सकते हो। वो पढ़े ना पढ़े उसकी मर्जी है, आप उनको बताइए ज़रूर कि आप हिंदी इस क्लास से पढ़ सकते हो और पूरे में पूरे नंबर आएंगे, ये वादा है मेरा। कुछ दिनों तक वो जुड़े तो कोई भी आइए हमारे यूट्यूब चैनल से, रात्रि 8 और रात्रि 9 बजे वाली क्लास ज़रूर करिए, हिंदी में आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे, भरोसा रखिए। चलिए, तो जो लोग नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। चलिए मिलते हैं कल इस क्लास में फिर से नए प्रश्नों के साथ। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर से इसी समय रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।